हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन की देख रहे हैं पेपर 1 की, और ये जो है 2019 की देखेंगे। इससे पहले हम 2020, 2021 और 2022 की कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बना हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इसकी पूरी वीडियो। और साथ ही इस चैनल्स में टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं और एनसीईआरटी की वीडियो। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दे और मुझे सपोर्ट करें। तो अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि लाइव सेशन क्या करूंगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब क्या करूंगा, मैं आने वाला वीडियो में क्या करूंगा, शाम में क्या है 7:30 में क्या करूंगा, लाइव सेशन करके इसका ये करेंगे, मतलब प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर का ये करेंगे। और साथ में क्या हो, बहुत जल्द ही क्या है यूपी पीसीएस बीपीएससीएस, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये सब क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इसमें मैं लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर यदि आप लोग न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2019 में। ये जो है आर्ट एंड कल्चर मिडिवल्स एंड एंशिएंट हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें नहीं है। ये इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा और साथ में उसका क्या होगा पीडीएफ भी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व आरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो इसमें से कौन सा जो है महायान बौद्ध मत का है। बुद्ध में देवत्व आरोपण तो ये भी है, ठीक है। महायान बौद्ध मत में बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी है, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान ये भी है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तीनों है तो तीनों ऑप्शन डी में है, तो इसका क्या हो जाएगा डी। इसकी थोड़ा सा व्याख्या हम देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। महायान क्या है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है। इसमें बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही मूर्ति पूजा का अनुष्ठान की भी मान्यता है। इसके अतिरिक्त इसमें बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात है। महायान गुणों के स्थानांतरण को भी मान्यता देती है। तो ये देख सकते हैं। साथ में ये भी देख सकते हैं नोट में क्या है, ये महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंब करते हैं। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये कौन से राज्य में, ठीक है, किस राजा के राज्य में क्या था, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के लिए किया जाता है। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो ये क्या है, विजयनगर में किया जाता था, ठीक है। विजयनगर में कल्याण मंडप की रचना किया जाता था मंदिर निर्माण के लिए। इसकी व्याख्या देखें तो ये रहा, कल्याण मंडप की रचना विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण शैली का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। इसमें देवीय विवाह का आयोजन किया जाता था, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 3 नंबर। ये 3 क्वेश्चन क्या था, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति से आया था। तो ये देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान नदी, पंढरपुर चंद्रभागा, पंढरपुर जो है चंद्रभागा। तो ये क्या है, नदी जो है पंढरपुर, ये क्या है महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, और ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। तो ये क्या है, एकदम सही है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, ये क्या है तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु। और ये जो है तिरुचिरापुरा तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे। तो ये भी सही है। हम्पी मालप्रभा। तो ये जो हम्पी मालप्रभा के नदी के किनारे नहीं है, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और क्या नदी बोलते हैं उसको, त्रिंगवांग या इस टाइप से कुछ नदी का नाम है, उसमें ये है। तो इस पर का 3 नंबर इसका गलत हो गया, 1 और 2 सही है। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, पंढरपुर क्या है, महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर के निकट स्थित धार्मिक स्थान है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए स्वामी मंदिर के लिए क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम ये हम्पी, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या है, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसकी व्याख्या आप पूरा पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके PDF। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चनहुद्दड़ो, चनहुद्दड़ो ये क्या है, हड़प्पा स्थल में है और फिलहाल ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा स्थल है सिंधु नदी के किनारे, ये क्या है, पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये भी क्या है, हड़प्पा स्थल है, ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। सोहगौरा ये क्या है, सोहगौरा जो है ये नहीं है, ये पूरा मतलब यहाँ से क्या है, ताम्रपात्र मिला है, ठीक है। तो ये क्या है, गोरखपुर में है, यूपी के गोरखपुर के निकट है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। देसलपुर, ये देसलपुर क्या है, भारत में है, ठीक है। हड़प्पा स्थल है गुजरात के कुछ में ये है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सी नंबर जो है इसका सही उत्तर हो गया। सी नंबर जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, देख लिए। चंद्रदुड़ो व कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। देसलपुर वर्तमान भारत कच्छ में स्थित है, ठीक है। और इसके देख लो सोहगौरा ये जो है गोरखपुर यूपी के पास स्थित है, ठीक है। गोरखपुर में यूपी के पास स्थित है, जो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या है, ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के रूप में रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक, ठीक है, उल्लिखित है। कंगनहली, सांची, साहेबगढ़ी या सोहगौरा। तो सोहगौरा से तो हम लोग अभी देखें यहाँ क्या है, यूपी में है, जहाँ से ताम्र ये मिला था, ठीक है। और ये जो है कंगनहली में है, कंगनहली में क्या है, एक शिलालेख, कंगनहली से शिलालेख मिला है, जिसमें क्या है, उसमें शिलालेख में रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कंगनहली वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ, तो अशोक के जो रूपचित्र के साथ क्या है, रानियों अशोक लिखा हुआ है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट हम देखें, तो ये जो है क्या है, प्राचीन इतिहास से है, ठीक है। गुप्त काल के दौरान भारत में बालतश्रम या विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गुप्त काल में जो है बालतश्रम क्या होता है, बालतश्रम यानी कि काम के बदले में उसको क्या है, रोजगार नहीं देना, मतलब काम के बदले में किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना, क्या होता है, बालतश्रम है। तो ये कब कहाँ होता था, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, ये क्या है, राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये क्या है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है, राज्य के लिए एक प्रकार का कर होता था जो जनता द्वारा फ्री में किया जाता था। जनता को क्या है, किसी प्रकार की उसे रोजगार नहीं दिया जाता था, ये क्या होता था, फ्री में कराया जाता, इसलिए क्या है, बालतश्रम। तो ए नंबर ही सही होगा। आगे देखें, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा कठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। ये जरूरी नहीं है। बालतश्रम साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, नहीं, साप्ताहिक मजदूरी का हकदार नहीं। उसके बाद क्या है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बालत श्रमिक के रूप में भेजा जाता है। जरूरी नहीं है ज्येष्ठ पुत्र को ही भेजा जाए, जो क्या होगा, काम जानता होगा उसे ये लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या, गुप्त काल के दौरान भारत में बलद श्रम विशिष्ट सामान्यतः राज्य के लिए आय का एक स्रोत था, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर बना जाता था, अतः विकल्प ऐसे ही। बालद श्रम विशिष्ट के तहत मजदूर, शिल्पकारों व कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसके एवज में उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा गुप्त साम्राज्य के कठियावाड़ और मध्य प्रदेश क्षेत्र में सर्वाधिक परिचित थे। तो देख लीजिए यहाँ पे सर्वाधिक परिचालित थे और वहाँ पे क्या था, अविद्यमान था, इसलिए वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही। यहाँ पे फिर से उसका थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 2019 फिर से, ठीक है। ये देख सकते हैं मध्य भारत से ये है, ठीक है। हम प्राचीन भारत का देखें, उससे पहले क्या देखें, आर्ट एंड कल्चर का देखें। ये मध्य भारत का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत से देखेंगे।
मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो देख लीजिए, मुगल भारत में क्या है, जागीरदार और जमींदार। जमींदार क्या होता है, जिसके पास अपना जमीन होता है, ठीक है। मतलब जमींदार क्या होता है, जिसके पास अपना जमीन होता है, और वो क्या होता है, लोगों से काम करा के उसमें जो टैक्स होता था वो क्या होता था, बादशाह को, जो मुगल बादशाह होता था उसको देता था। लेकिन जागीरदार क्या है, जागीरदार वैसे नहीं है। जागीरदार काम के बदले में जैसे पुलिस सेवा ये देता था, ठीक है, पुलिस का देख रेख, मतलब मुगल बादशाह को देखता था, तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, उसको बोला जाता है जागीरदार। और ये इसके जो होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार को, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पुत्र पौत्र को मिलते जाएगा। लेकिन जागीरदार जब तक सेवा देगा तब तक मिलेगा, यानी कि जब तक बादशाह को सेवा देगा वो पुलिस दायित्व, ठीक है, तब तक उसको क्या मिलेगा, जागीरदार मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, जमीन मिलेगा उसको, उसके बाद क्या होगा, उसे हटा लेगा, सेवा बंद करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों में अपराध है, इसका अपना नहीं होता है और इसका अपना जमीन होता है। अब देखते हैं, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता है। क्या बोल रहे हैं, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती। तो ये गलत है, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया होता है वो मुगल शासन में क्या होता था, बादशाह के पास होता था, सारा चीज़ क्या होता था, बादशाह के पास होता था। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था। ये तो सही है, ठीक है। जागीरदार जो होता था उसके पास पुलिस दायित्व जो देता था, उसके बदले में उसको क्या है, भूमि आवंटित से, जो बादशाह होता था उसके द्वारा भूमि दिया जाता था उसके में, जब तक वो क्या है, सेवा दे रहा है तब तक ले। जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे। वो क्या था, जमींदार राजस्व एकत्र करता था और वो क्या करता था, राजा को उसे टैक्स देता था, एकत्र करके देता था। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं। उसमें क्या होता था, अन्य बाध्यता भी होता था। मतलब राजा को अगर यदि और कुछ ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, कभी कभार इसका क्या होता था, जमींदार जो, इसके पास अपना पुलिस सेना होता था, ठीक है, सेना होता था, उनकी ज़रूरत पड़ने पर क्या होता था, बादशाह को देता था। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखें 2 नंबर। तो जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे। तो नहीं, जागीरदार को क्या है, वंशानुगत नहीं होते। अभी हम क्या बोले, वो क्या होता है, जब तक सेवा कर रहा है तब तक के लिए यही होता है। जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते, लेकिन जमींदार का राजस्व अधिकार क्या होता है, वंशानुगत होता है। तो दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप इसकी व्याख्या पढ़ दीजिएगा, मैं जितना बोला वही चीज़ यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये भी उसका है, ठीक है। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूले के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये सही है। दिल्ली सल्तनत का जो राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली करता था उसके प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये एकदम सही है। जो राजस्व एकत्र करता था, ठीक है, उसके जो प्रभारी होते थे उसको आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था है। तो दिल्ली सल्तनत में क्या है, एकता प्रणाली चलता था, जो क्या है, दिल्ली सल्तनत के समय ही विकास हुआ था एकता प्रणाली। ये क्या है, प्राचीन से नहीं चल रहा था, प्राचीन देशी संस्था नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या विकास हुआ था, दिल्ली सल्तनत के दौरान ही विकास हुआ था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व हुआ। नहीं, ये जो मीर बख्शी है ये क्या है, मुगल शासन के समय में क्या हुआ, अस्तित्व में आया, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक नंबर, ठीक है, ये रहा। इसकी व्याख्या आप यहाँ से देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत निम्बार्क जो है रामानुज आचार्य के समकालीन थे, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो गया। और रामानुज आचार्य क्या है, 1100 कुछ से लेके 1200 ये तक थे, इसलिए क्या गलत है। और अकबर का जो शासनकाल था 1500 कुछ समथिंग से था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। संत निम्बार्क क्या था, रामानुज के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। नहीं, संत कबीर किससे प्रभावित थे, उसके गुरु, ठीक है, रामनंदन से प्रभावित थे। इस प्रकार ये भी गलत हो गया। तो इसका भी D नंबर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। निम्बार्क आचार्य को रामानुज आचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं 12वीं शताब्दी के संत थे।
तो देख लीजिए 11वीं की शताब्दी के संत थे रामानुज और उसके समकालीन माना जाता है, जबकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार क्या होगा, उसका समकालीन नहीं हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, संत कबीर जो लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे, अपने गुरु रामानंदन से अत्यधिक प्रभावित थे। इस प्रकार क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखें हम, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मियाँ तानसेन के संबंध में, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। नहीं, सम्राट अकबर द्वारा जो दिया गया तो क्या था, मियाँ था। ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। तानसेन जो था, तानसेन तो अलग राजा द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, ये गलत हो गया। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की, ये सही है, ध्रुव पदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की, ये भी सही है, गानों का वो क्या किया था, रचना किया था। तानसेन ने अनेक रागों के मौलिक रचना की थी, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो मुगल दरबार के प्रमुख, जो क्या थे, मुगल दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं गणेश, शिव, पार्वती आदि से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की। तो ये देख सकते हैं, मियाँ मल्हार, मियाँ की सरंग मियाँ को तोड़, तो ये सब देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे हम बात करें, ये जो है क्या है, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर या उनके पुत्र, देख लीजिए कौन था, ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह या उनके पुत्र विक्रमजीत। ठीक है, विक्रमजीत, इन दोनों के ही साक्ष्य के संदर्भ में मिलते हैं कि उन्हें तानसेन की उपाधि, तो इन्हें तानसेन का उपाधि क्या दिया था, विक्रमजीत या उसका पापा जो मानसिंह तोमर थे वो दिए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, यहाँ पे कुछ इतिहासकार जो मानते हैं क्या है कि रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन, रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन का उपाधि दिया था। आगे देखें, यहाँ पे अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, तो अकबर ने क्या, मियाँ की उपाधि दिया है। इस प्रकार ऑप्शन एक क्या था, इसका गलत हो गया। अब हम देखें नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो ये किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, हुमायूं ने नहीं, अकबर ने नहीं, शाहजहां, जहांगीर ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो गया जहांगीर। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत, मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर व्यक्तिगत रूप चित्रों व चित्राधार एल्बम शैली पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त अलंकृत है, तो ये आप देख लीजिएगा पूरा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, टॉपर्स के किसी वीडियो के साथ, टॉपर्स कॉपी के साथ, या तो एनसीईआरटी वीडियो, या हम क्या करेंगे, ये जो हिस्ट्री का नहीं किए हैं उस हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का के साथ मिलते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू है तो, और साथ ही क्या कीजिए, अगर यदि आप लाइव सेशन करना चाहते हैं, अगर लाइव आगे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, क्या करेंगे, ये जो इसको लाइव लेके आऊँगा, जो कि शाम में क्या है 7:30 से। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।